हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम मर्टन के थ्योरीज देख रहे थे। तो आज हम आदर्श शून्यता का सिद्धांत देखेंगे, द थ्योरी ऑफ एनोमी। तो दुर्खीम ने विचलन की अवधारणा का विस्तृत विश्लेषण किया है। अर्थात दुर्खीम ने सर्वप्रथम विचलन की अवधारणा का व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में नकारात्मक तत्वों एवं प्रक्रियाओं के तत्वों पर विचार किया। मतलब सामाजिक व्यवस्था में पाए जाने वाली नकारात्मक तथ्य या प्रक्रिया को उन्होंने विचलन के अंतर्गत रखा है। आगे मर्टन ने इसी दिशा में अपने नए प्रकारवादी प्रारूप के साथ आदर्श शून्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो दुर्खीम में आप मानते हैं कि समाज में पाए जाने वाले मूल्यों, प्रतिमानों आदि के विपरीत चलकर किसी तरह का व्यवहार करना एनोमी अर्थात विचलन के अंतर्गत शामिल होता है। तो मर्टन ने विचलन की अपने प्रकारवादी व्याख्या में उन्होंने आदर्श शून्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आगे मर्टन ने सामाजिक व्यवस्था के संचालन के क्रम में किए जाने वाले प्रकार्यों के संदर्भ में सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों की चर्चा की है और कहा है कि सांस्कृतिक लक्ष्यों की पूर्ति एवं युक्ति संगत संस्थागत साधनों के बीच विरोधाभास तथा अंतर उत्पन्न होने के कारण व्यवस्था में आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। मर्टन कहते हैं समाज को संचालन के लिए कुछ लक्ष्य पाए जाते हैं और कुछ उन लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए कुछ संस्थागत साधन होते हैं। जब लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए संस्थागत साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात किसी भी तरह से लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, अर्थात संस्थागत साधनों का विरोध किया जाता है या लक्ष्यों का विरोध किया जाता है, तब वहाँ पे एनोमी अर्थात आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। अमेरिकी समाज भौतिकी प्रगति में प्रयोग में लाए गए संसाधनों एवं भौतिकी प्रगति के कारणों समाज में उत्पन्न हुई स्थिति जिसे उन्होंने संबद्ध समाज में आदर्श शून्यता की स्थिति या संज्ञा व्यक्त की है। आगे चल के मर्टन के अनुसार प्रत्येक सामाजिक संरचना में उसका एक संतुलन बिंदु होता है, जिसे बनाए रखने हेतु सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंग प्रकार अर्थात कार्य करते हैं। समाज में आदर्श शून्यता की स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक उसके विभिन्न अंग व्यवस्था सांस्कृतिक लक्ष्यों के पूर्ति, संस्थागत साधनों, प्रतिमानों के सहारे करते रहते हैं। तो मर्टन कहते हैं आदर्श शून्यता की स्थिति वह है जिसमें सामाजिक व्यवस्था को एक स्थिर स्थिति में बनाए रखने के लिए संस्थागत साधनों एवं लक्ष्यों में संगतता पाई जाती है, अर्थात नियमों, कानूनों आदि के पालन से सामाजिक व्यवस्था चलती रहती है। समाज में व्याप्त प्रतिमान मूल्य के सहारे ही सामाजिक व्यवस्था चलती रहती है। जब इन लक्ष्यों की पूर्ति, इन साधनों की पूर्ति नहीं होती है, तब लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अस्वीकार एवं असंस्थागत साधनों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार नवनिर्मित विपरीत परिस्थितियों में समायोजन का प्रयास होता है, जिसे मर्टन ने विचलन कहा है। मर्टन कहते हैं जब संस्थागत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संस्थागत साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात असंस्थागत साधनों का प्रयोग होने लगता है, उस स्थिति को मर्टन ने विचलनकारी समायोजन कहा है। विचलनकारी समायोजन की एक प्रतीकात्मक व्यवस्था या टाइपोलॉजी उन्होंने प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है। मर्टन के अमेरिकी समाज के आदर्श शून्यता की स्थिति तो उन्होंने व्याख्यात करते हुए निम्न पॉइंट को बताया है। तो आइए देखते हैं। एक सामुदायिक लक्ष्यों की तुलना में व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्रति को प्राथमिकता दी जाती है। तो जब आदर्श शून्यता अर्थात एनोमी की स्थिति आती है, तब सामुदायिक लक्ष्यों की तुलना में व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति की प्राथमिकता दी जाती है। समाज के लक्ष्यों की तुलना में संस्थागत साधनों पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल दिया जाता है। और अगला उन्होंने बताया है कि यदि समाज के में विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण उनकी प्राप्ति पर पर्याप्त संस्थागत साधनों का निर्माण किए बिना बल दिया जाए, तो वह एनोमी की स्थिति आ सकती है। यदि समाज में परिस्थितियों एवं परिस्थिति भूमिका में असंबद्धता एवं असंतुलन की स्थिति निर्मित हो जाए, तो यह 4 पॉइंट बताया है उन्होंने कि जब एनोमी की स्थिति आ सकती है,
पहला उन्होंने कहा कि जब सामूहिक हितों की चिंता करके लोग व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने अर्थात सामूहिक लक्ष्य की समाज के लक्ष्यों की प्राप्ति न करके अपने खुद के स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि समाज के लक्ष्यों की तुलना में संस्थागत साधनों पर अधिक बल देना। और तीसरा वे कहते हैं कि विशिष्ट लक्ष्यों के निर्धारण में उनके पर्याप्त साधनों का निर्माण किए बिना बल देना, अर्थात बिना संस्थागत साधनों के ऊपर लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल देना। यदि समाज में परिस्थिति एवं परिस्थिति भूमिका की असंबद्धता, अर्थात उनका कार्य कुछ है और वे कुछ और कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे निम्न प्रकार से कहा है। 5 प्रकार को उन्होंने बताया है कि 5 प्रकार से विचलन हो सकता है। पहला, सांस्कृतिक लक्ष्य सकारात्मक हो और संस्थागत सकारात्मक हो, तो ऐसी स्थिति को अनुरूपता अर्थात कन्फॉर्मिटी कहा है उन्होंने। और दूसरा उन्होंने कहा जब सांस्कृतिक लक्ष्य सकारात्मक हो लेकिन संस्थागत साधन नकारात्मक हो, तो वहाँ पर इनोवेशन अर्थात नवाचार की बात होगी। अर्थात नए, जैसे कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए नए साधनों की खोज करना इसमें के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और जब सांस्कृतिक लक्ष्य नकारात्मक हो और संस्थागत साधन सकारात्मक हो, तो उसे संसारिकता या रिचुअलिज्म अनुकूलन के प्रकार, विचलन के प्रकार या अनुकूलन के प्रकार को उन्होंने संस्कारिता या रिचुअलिज्म कहा है। और इसके बाद उन्होंने कहा जब सांस्कृतिक लक्ष्य भी ऋणात्मक हो और संस्थागत साधन भी नकारात्मक हो, तो ऐसी स्थिति को प्रत्यावर्तन अर्थात रिटेंशन की स्थिति बताई है। और जब सांस्कृतिक लक्ष्य सकारात्मक हो और संस्थागत भी साधन सकारात्मक हो, तो यहाँ पे विद्रोह की स्थिति प्राप्त होगी, रेबलिज्म। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। अनुरूपता से तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों की अनुपातिक समीपता से है। अनुरूपता ऐसी स्थिति को कहा है उन्होंने जब सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधनों में समीपता अर्थात समानता पाई जाती हो। आदर्श स्थितियों में सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों समानुपातिक एवं समंजनकारी होते हैं, व्यवस्था में प्रकार्यात्मक संतुलन निर्माण करते हैं तथा अनुरूपता विचलन के विपरीत की स्थिति होती है। अनुरूपता विचलन के विपरीत की स्थिति होती है, इसमें लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए संस्थागत साधनों का प्रयोग किया जाता है। सिंपल से बात में नवाचार के स्थिति में संस्थागत साधनों की अपर्याप्तता अर्थात अभाव की स्थिति में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नए वैकल्पिक साधनों की पहचान तथा उनको व्यवहार में लाना ही नवाचार है। यह पारस्परिकता एवं नियमों की अवहेलना एवं प्रतिकार एवं विरोध को प्रदर्शित करता है। जैसे कि नवाचार के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त के लिए नए साधनों की पहचान करना नवाचार के अंतर्गत आएगा। इसमें नवाचार के अंतर्गत कई प्रकार के आविष्कार को भी शामिल किया गया है कि जैसे कि खेती के लिए पहले बैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें अपर्याप्तता के कारण ट्रैक्टर का निर्माण किया गया, तो इसे नवाचार, और धीरे धीरे ट्रैक्टर का प्रयोग सब करने लगे, तो इसे नवाचार के नियम के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा, संसारिकता या रिचुअलिज्म सांस्कृतिक लक्ष्यों को नकारते हुए संस्थागत साधनों को स्वीकार करते हुए संस्कारिता या व्यवस्था में दबाव मूलक तत्वों की प्रक्रियाओं की स्थिति का घोतक होता है। तो यहाँ पे कहा कि सांस्कृतिक लक्ष्य को ही नहीं मानते हैं, लेकिन संस्थागत उनके द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको मानते हैं। यह व्यवस्था समाज में दबाव मूलक तत्वों एवं प्रक्रियाओं की स्थितियों का प्रतीक होता है या घोतक होता है। अगला, प्रत्यावर्तन की वह स्थिति है जिसमें सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधन दोनों का महत्वहीन हो जाता है। अर्थात प्रत्यावर्तन की स्थिति में न तो सांस्कृतिक लक्ष्यों को
ही मान्य किया जाता है, न संस्थागत साधनों, दोनों को नकार दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति को प्रत्यावर्तन मर्टन ने कहा है। व्यवस्था विशेष में उनको नकार दिया जाता है और उनके प्रति स्थिति प्रज्ञता या निरपेक्षता का वातावरण निर्मित होने लगता है। विद्रोह। विद्रोह प्रत्यावर्तन की वह सापेक्षिक स्थिति है जिसमें विद्यमान सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों दोनों को अस्वीकार करके उसके स्थान पर सर्वथा नवीन सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों की स्थापना की जाती है। तो विद्रोह जब दोनों प्रत्यावर्तन में दोनों अर्थात लक्ष्यों को भी नकारा जाता है और संस्थागत साधनों को भी नकार दिया जाता है, तब जरूरत पड़ती है नए लक्ष्य और नए संस्थागत साधनों की स्थापना करने की। तो नए लक्ष्य और संस्थागत साधनों की स्थापना करते हुए वे स्थिति को अर्थात करने के लिए नए लक्ष्य संघर्ष करना पड़ता है और इस स्थिति को उन्होंने विद्रोह की संख्या दी है, जैसा कि कार्ल मार्क्स के संघर्षवाद के रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे कि साम्यवाद को के नियमों को और साम्यवाद व्यवस्था को खत्म करने के लिए नए लक्ष्य एवं संसाधन तय करके विद्रोह किया गया था, परंतु यह सामाजिक संरचना तथा व्यवस्था के आमूल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन अथवा एक सर्वथा नवीन सामाजिक संरचना या व्यवस्था के निर्माण की दशा को इंगित करता है। तो इसे हम इस कार्ल मार्क्स के संघर्षवादी सिद्धांत को यहाँ पे उदाहरण के रूप में जान सकते हैं कि एक व्यवस्था के अंत के लिए उसके संस्थागत साधनों एवं लक्ष्यों दोनों को नकार कर नए संस्थागत साधनों और लक्ष्यों का निर्माण किया जाता है। तो इसके कुछ आलोचनाओं के तथ्य हैं, उसको भी देख लेते हैं। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होने के बावजूद विभिन्न विचारकों ने इसकी कुछ कमियों की ओर संकेत किया है। पहला, आदर्श शून्यता का सिद्धांत एक एकांगी और एक पक्षी सिद्धांत है। दूसरा, इस सिद्धांत में मर्टन ने समाज में आदर्शात्मक सामाजिकृत व्यक्ति और आदर्शात्मक एकीकृत समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है। और तीसरा, मर्टन की मान्यता रही है कि समाज में विसंगति तथा आदर्श शून्यता की स्थिति समाज में संस्थागत लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों के बीच असंतुलन एवं असामंजस्य के कारण उत्पन्न तनाव के कारण निर्मित होता है। किंतु एक समाज मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि तनाव व्यक्ति को अनिवार्य रूप से विचलन एवं आदर्श शून्यता की ओर नहीं ले जा सकता, बल्कि विशेष परिस्थितियां एवं सकारात्मक प्रभाव वाला उत्प्रेरक भी होता है। इसमें सामाजिक संगठन की वृद्धि हो सकती है। तो मर्टन केवल मनोवैज्ञानिक तथ्य को विचलन की स्थिति को मानते हैं, लेकिन कुछ आलोचकों ने बताया कि वहाँ पे विशेष तरह की परिस्थितियां भी अपना का सकारात्मक प्रभाव दिखा सकती हैं, उत्प्रेरित कर सकती हैं विचलन की स्थिति को बनाने के लिए। अगला, मर्टन द्वारा प्रस्तुत मध्य अभिसीमा का सिद्धांत एक अच्छा उदाहरण होने के बावजूद अधिकांश सामाजिक संदर्भों में आदर्श शून्यता के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभवित परीक्षण से परे रही है, एक सैद्धांतिक प्रस्थापना की तरह। तो यह थी आज की सिद्धांत। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्विज सेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।